कि आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो भारत सरकार के ना तो मशवरे से हो रहा है ना जानकारी से हो रहा है। मैं तो खुश हूं कि कम से कम ये बयान मनमोहन सिंह ने नहीं दिया। इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, मनमोहन अगर मोदी जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है तो फिर किसको पता है? नहीं, एक शब्द है फेडरलिज्म, संघीय ढांचा भी है। अच्छा, इतना फेडरलिज्म हो गया है, अब फिर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एडवाइजरी भी जारी करेंगे केंद्र सरकार का, फिर फेडरलिज्म भी। मैं इसका पूरा उत्तर बड़े तफसील से देता हूं। हाँ, संघीय ढांचा फेडरलिज्म के अंतर्गत होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का ये राइट होता है कि किन बंदियों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करें। हाँ, ठीक है। उन्होंने कुछ किया है जिसपे हम पे आपत्ति है। हमें आपत्ति है कि इस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। इस कारण से हमने केंद्र सरकार होने के नाते स्टेट से एक क्लैरिफिकेशन मांगा है। क्लैरिफिकेशन के पश्चात अगर हम सेटिस्फाई, अभी भी तो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, संतोषजनक नहीं रहेगा भविष्य में भी क्लैरिफिकेशन, तो एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी, उससे अधिक केंद्र कुछ नहीं कर सकती है। एक एडवाइजरी जारी कर सकती है। जो अनिल जैन जी ने विज्ञान के साथ कहा कि सरकार ऐसे 100 सरकारें चली जाए, हमें परवाह नहीं। देखिए, मैं कहूंगा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस स्लोगन के साथ हम बचपन से अभी तक बड़े पूछ रहा है कि आपने उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लीजिए और फिर ये भी कीजिए, वो आप कैसे कर रहे हैं, वही तो लोग पूछ रहे हैं। रवि जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए मैं बहुत ठहराव के साथ यहाँ उत्तर देना चाहूंगा। मैं जल्दबाजी, जानता हूं इस मंच जल्दबाजी में उत्तर नहीं जाएगा। हाँ। अब देखिए, मैंने ये स्लोगन आपको इसलिए कहा क्योंकि इस स्लोगन के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जो हम देख रहे हैं हमें भी अपच हो जा रहा है, मगर ये अपच क्यों हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा। जिस प्रकार का मैंडेट जम्मू कश्मीर में मिला, कोई और विकल्प था क्या? कोई विकल्प नहीं था अगर गवर्नेंस देना है। पर जो आदमी छूटा है वो कोर्ट से छूटा है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, है ना? इसके बारे में भी मैं बताता हूं। तो क्या कर सकती थी वहां की सरकार? देखिए, विडंबना देखिए, 2 दिनों से आप 2 प्रकार की आवाज सुन रहे हैं। हाँ। पीडीपी से भी खुद 2 प्रकार की आवाज आ रही है। एक टेक्निकल आवाज है और एक पॉलिटिकल आवाज है। टेक्निकल आवाज में कोर्ट, 27 चार्जशीट, बेल, सुप्रीम कोर्ट तक विषय जाता है। और जो पॉलिटिकल आवाज है जिसमें महबूबा मुफ्ती, नईम अख्तर कहते हैं कि ये छोड़ना और किसको प्रिजन में डालना ये हमारा विषय है। अगर सही बात है, मुख्यमंत्री को तो काम करने दीजिए ना, आप तो वैसे रिमोट शब्द से चिढ़ते हैं। हाँ। मगर देखिए, इसमें अगर एक धड़ा पीडीपी का है जो ये टेक्निकल बात कहती है कि देखो टेक्निकल कारण से हमें रिहा करना पड़ा, कोई उपाय नहीं था, मगर जो ऊपर का तबका है वो टेक्निकल विषय नहीं कहता है। IC 814 वाले मामले से परेशान है क्या कि कहीं फिर से वो मामला ना सामने आ जाए? बिल्कुल परेशान नहीं है हम। इस बात से परेशान है कि जिस प्रकार का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, आप कर रहे हैं परसेप्शन, हम नहीं कर रहे। उनके तरफ से क्या परसेप्शन किया? उन्होंने कहा कि बातचीत करने के लिए लोगों को छोड़ा जाएगा। कश्मीर में पहले भी छोड़े जाते रहे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी पहले छोड़े जाते हैं जहां भी अलगाववाद की समस्या और मांगे होती नहीं। तो इसमें नया क्या हो रहा है? आपने ये प्रश्न पूछा कि बातचीत करने के लिए लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। हाँ। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने भी इसमें साइन किया है CMP में कि हम बातचीत करेंगे और पीसफुल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 7 दिन में आप ये बताइए कितने लोगों से बातचीत शुरू, जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे बातचीत नहीं हुई। पीडीपी से क्या प्रॉब्लम है? अभी नजीर साहब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मुझे बहुत संयम से बात करना है। महबूबा ने कहा चल रही है। नहीं, महबूबा ने कहा है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री पे छोड़ दीजिए, वो सीनियर आदमी है, वो डील कर लेंगे समस्या से। मुख्यमंत्री वो अपनी सरकार को बवाल में नहीं फंसाएंगे ना कि कोई ईंट पत्थर लेके वहां पे धरना प्रदर्शन करना लगे। देखिए, तो इतना तो काफी है भरोसा करने। मैंने कहा यहां तत्परता नहीं, यहां संयम से मैं उत्तर दे दूं। मुझे पीडीपी से सिर्फ इतनी परेशानी है कि हमने एक CMP बनाया, उस CMP में जो लिखा है उसी के अंतर्गत चलने दीजिए। दूसरा, रिहाई के मामले में क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता है कि हमारे साथ डिस्कस करें? इतने बड़े मसले पर आपने यूनिलैटरली, कितना बड़ा मसला है आपका? ये बहुत बड़ा नजीर साहब, ये जो बड़ा मसला नहीं होता तो क्या ये डिस्कस हो रहा होता? नहीं, वो तो आप फंसे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि आप उस गिल्ट में हैं कि आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। क्यों फंसे हुए हैं? ये छोटा सा मसला है, आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। कोई IC 814 की याद ना दिला दे कोई। आप IC 184 का भी जिस आदमी के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, अभी कोई चार्जशीट नहीं है। अगर होता तो राजनाथ सिंह जरूर कहते कि चार्जशीट है, तो उसको तुरंत आतंकवादी ब्रांड कर दिया आपने, तुरंत उसको कह दिया कि कोई आतंकवादी ब्रांड कहा है लोगों ने, मतलब आपकी धारा से कहा, आप नहीं कहे होंगे। पार्लियामेंट में देखिए जिस प्रकार का रोष जताया जा रहा है, पूरे देश में रोष जताया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश है। नजीर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि संबित पात्रा की शिकायत शायद इस बात से है कि रिहाई के मामले में आपकी सरकार को बीजेपी से पूछना चाहिए था, इस बात से कम है कि किस आदमी को रिहा किया गया है ना? नहीं, टेक्निकल पॉइंट और पॉलिटिकल पॉइंट दोनों चीज हैं। हाँ, हम तो नजीर साहब इसका जवाब दे रिहाई के खिलाफ अभी भी खड़े हैं जी। हाँ, देखिए जनाब, हमें मौका दीजिए। जरूर। जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो मुल्क के रियासतों से मुख्तलिफ है।
और उसमें मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ टोपोग्राफी है। एक तरफ जम्मू रीजन है, दूसरी तरफ कश्मीर रीजन है और तीसरी तरफ लद्दाख रीजन है। मुल्क के जो बाशऊर सियासतदान है, अच्छे लोग जो हैं, उनको समझना चाहिए, एक मैसेज जानी चाहिए देश में कि जम्मू कश्मीर के रियासत के मुख्तलिफ मसाइल हैं और 3 टोपोग्राफी पर जो स्टेट बनी हुई है, शायद मुल्क की कोई और रियासत ऐसी नहीं है। इसमें अलग अलग मसले हैं। जम्मू रीजन में अलग मसले हैं, कश्मीर रीजन में अलग मसले हैं और लद्दाख के लोग अलग मसले हैं। पॉइंट पे लद्दाख में अलग बोली बोलती है, कश्मीर में कश्मीरी बोला जाता है और जम्मू में डोगरी बोला जाता है। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई चिंगारी लग जाती है यहां पर, तो मुल्क के जो सियासतदान है उनको सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो रिबिल्ड करना है, जिसको खत्म कर दिया है कुछ लोगों ने पिछले 25 साल से, जो तूफान बरपा हुआ है, हमारे लाखों। मेरे सवाल का जवाब देना, आप स्पीच देने लगे, हमारे सवाल का जवाब देते कि मसर्रत आलम की रिहाई पे जो संबित पात्रा का कहना है, उसका क्या जवाब है आपके पास? क्यों आप कह रहे हैं? मतलब सबको पता है कि 3 हिस्से हैं। हाँ, उसी पर पूछ रहा हूं। यस सर। मसरत आलम को हमारी सरकार ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो मुल्क है, इसमें कोर्ट सुप्रीम है। उसके बाद सरकार आती है। जब कोर्ट किसी आदमी को रिहा करती है तो गवर्नमेंट बाउंड है उसको रिलीज करने में। मुफ्ती साहब सियाना आदमी है, मुल्क के अजीम रहनुमाओं में से है, और उसने सोच समझ के ये बात की होगी कि उसको मसरत आलम को छोड़ दिया, ताकि जो आने वाली जो कल की बात होगी सेपरेटिस्ट से या स्टेट के दूसरे स्टेक होल्डर से, उसमें उसका भी हाथ होना चाहिए, ताकि अमन हो, पीस हो और हमारी स्टेट रिबिल्ड हो जाए। इसलिए आपने छोड़ा। यही हमारी इनका एक सवाल था कि नजीर साहब, संबित का सवाल है कि आपकी सरकार को बीजेपी से, इसको कोर्ट ने छोड़ा है, आपकी सरकार को बीजेपी से पूछकर यह फैसला लेना चाहिए था ना। वो हमारी जो कमेटी है बीजेपी और पीडी का, हाँ, वो बीजेपी और पीडीपी मिलेगी। उसके बाद जो आगे का कुछ मामले होंगे वो मिल बैठ के, सरकार इकट्ठी है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, हमारा प्रधानमंत्री है, देश के लोगों को एक मैसेज देनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि रिबिल्ड करने के, कि सैलाब ने तबाह कर दिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, अस्पतालों के अस्पताल खत्म हो गए, कहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक भरोसा बना रहे। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब ये एक फैसला हो गया, आगे के फैसले कोऑर्डिनेशन कमेटी में लिए जाएंगे, आप ये कह रहे हैं सर नजीर साहब? वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तो है हमारी बीजेपी और पीडीपी की। नहीं, आपने फिर भी टाल दिया। मैं एक बार और ट्राई करता होता है। दूसरा, संबित पात्रा ने कहा कि यह फैसला ले लेने से पहले आपको बीजेपी से पूछना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। देखो, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं, ये आप मेरी कमेटी से, हायर फोरम से, बीजेपी से या पीडीपी से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उस शेखर गुप्ता साहब, हम आते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी। शेखर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री का भाषण है वो इस विवाद को सुलझा रहा है या उलझा दे रहा है? क्योंकि जिस वो आक्रोश की बात कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि जो देश की राय है, मतलब कोई दूसरी राय बनाने का वो मौका भी नहीं दे रहे हैं कि हाँ कोई दूसरी राय भी हो सकती है। जो भी राय है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये जो कहा कि ये दुनिया में यह संदेश ना जाए कि हम एक नहीं है, हमें एक होना चाहिए, हमारी एकता पर खतरा आ सकता है। ये जो बयान है, बरखा कह रही थी कि देखने से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के पद की हैसियत में भी ये कमी करता है, और खुद प्रधानमंत्री ने भी ऐसा भाषण दिया है जो उचित नहीं था। देखिए, राजनीति क्या है? किसी भी लोकतंत्र में राजनीति जो एक कॉन्ट्रडिक्शंस होती है, विडंबनाएं होती हैं, उनको मैनेज करने की कला है। और ये बीजेपी और पीडीपी का जो अलायंस हुआ है, ये तो कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी है, विरोधाभास है। अब उस विरोधाभास को वो कैसे मैनेज करेंगे? वो मैनेज ऐसी स्पीचेस देके नहीं होने वाला। मैं समझता हूं कि थोड़ी ठंडी सांस लेके, गहरी सांस लेके सोचना चाहिए इसके बारे में। और फिर जो राजनेता होता है उसके पास 100 तरीके होते हैं बात करने के। आखिर वाजपेयी जी भी जब गए थे कश्मीर में और कहा कि साहब आप तो कहते हैं बात करिए सिर्फ संविधान के दायरे में, तो हम तो सब अलगाववादी हैं, हम संविधान के दायरे में बात कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे इंसानियत के दायरे में बात करें। तो उन्होंने कोई भारत की तरफ से पाकिस्तान को कंसेशन नहीं दे दिया था।
राजनीति में बातें बहुत संभाल के बोलनी होती हैं। और मुझे लगा कि आज के पास जो डिबेट जो हो रही है 2-4 दिनों से, खास करके जो पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, वो कुछ पुराने जमाने की स्कूलों की डिबेट की तरह होती जा रही है कि हर आदमी कंपीट कर रहा है कि मैं बड़ा